नमस्कार मित्रों, मैं विवेकानंद मिश्र एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे नीति शास्त्र का अन्य विषयों से संबंध, कि नीति शास्त्र का अन्य विषयों से क्या संबंध है। सर्वप्रथम नीति शास्त्र और तत्व मीमांसा। नीति शास्त्र एवं तत्व मीमांसा। देखेंगे नीति शास्त्र एवं तत्व मीमांसा में क्या संबंध है। नीति शास्त्र और तत्व मीमांसा में घनिष्ठ संबंध होना इसलिए स्वाभाविक है कि दोनों दर्शन शास्त्र की ही मुख्य शाखाएं हैं। दर्शन की इन दोनों शाखाओं में संबंध के प्रश्न को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। वो विवाद क्या है? विवाद ये है कि दर्शन नीति शास्त्र पर आधारित है या नीति शास्त्र दर्शन पर। हेगेल तथा ग्रीन का विचार है कि नीति शास्त्र दर्शन पर आधारित है, परंतु रैसडाल आदि का विचार है कि दर्शन शास्त्र नीति पर आधारित है। विवाद कोई भी हो, परंतु यह तो निश्चित है कि दोनों में घनिष्ठ संबंध है, दोनों में कोई ना कोई संबंध है। और यह भी निश्चित है कि नीति शास्त्र जब दर्शन की ही एक शाखा है तो उसमें दर्शन या तत्व मीमांसा पर आधारित होना ये भी सत्य है। विश्व, आत्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म, मृत्यु, जीवन आदि से संबंधित प्रश्न तत्व मीमांसा के अंतर्गत आते हैं। दार्शनिकों ने इन प्रश्नों के उत्तर के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। अनेक सिद्धांत बताए हैं जिनका नीति शास्त्र पर साक्षात प्रभाव आप देख सकते हैं। नीति शास्त्र उन्हीं दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर नैतिक सिद्धांत बनाता है, वो कहीं अलग से नहीं लेकर आता सिद्धांत। अब दूसरा देखते हैं, नीति शास्त्र का मनोवैज्ञानिक से क्या संबंध है। मनोविज्ञान, नीति शास्त्र और मनोविज्ञान, मनोविज्ञान से क्या संबंध है इसका नीति शास्त्र का। नीति शास्त्र मनोविज्ञान पर आधारित है। नीति शास्त्र मनुष्य के ऐच्छिक आचरण और व्यवहार का अध्ययन करता है, तत्पश्चात उसके विषय में नैतिक निर्णय देता है। नीति शास्त्र आचरण के कुछ ऐसे विषयों की भी मीमांसा करता है जिनका साक्षात रूप में मनोविज्ञान से संबंध है, जैसे इच्छा, संकल्प की स्वतंत्रता, अभिप्राय, प्रयोजन आदि। मनोविज्ञान इन विषयों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन प्रस्तुत करता है। नीति शास्त्र के कुछ सिद्धांत तो पूर्णतया मनोविज्ञान पर ही आधारित हैं, जैसे सुखवाद। सुखवादियों की तरह बुद्धिवादियों ने भी मनुष्य को बुद्धि प्रधान मानकर बुद्धिमय जीवन व्यतीत करने पर जोर दिया है। उनकी दृष्टि में भावनाएं अनैतिक कार्य के लिए प्रेरित करती हैं, अतः बुद्धि के नियंत्रण में संवेगों और भावों को रखना अनिवार्य है और प्रत्येक मनुष्य को बुद्धि के आदेश का ही पालन करना चाहिए, तभी वह मनुष्य अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है और संपूर्ण नैतिक व्यक्ति बन सकता है। अतः इस बात से सिद्ध है कि नीति शास्त्र मनुष्य के नैतिक आचरण का अध्ययन बिना मनोविज्ञान को आधार बनाए नहीं कर सकता। इस प्रकार दोनों में घनिष्ठ संबंध है। अब देखते हैं नीति शास्त्र और समाज शास्त्र में क्या संबंध है।
नीति शास्त्र और समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का नीति शास्त्र से अत्यंत निकट संबंध है। दोनों का केंद्र बिंदु मनुष्य ही है। समाजशास्त्र मनुष्य का सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है और नीति शास्त्र समाज में रहने वाले मनुष्य का वैयक्तिकता का अध्ययन करता है। चूंकि मनुष्य समाज में रहता है, इसलिए नीति शास्त्र सामाजिक नैतिकता और व्यक्तिगत नैतिकता दोनों का अध्ययन करता है। नीति शास्त्र मनुष्य के नैतिक जीवन के अध्ययन के लिए समाज शास्त्र पर निर्भर करता है, क्योंकि समाजशास्त्र मानव समाज का ही अध्ययन करता है। इसमें समाज की उत्पत्ति, बनावट, विकास आदि व्याख्या की जाती है। सामाजिक रीति रिवाज, संस्थाओं, आदतों, परंपराओं आदि इन सबका अध्ययन समाजशास्त्र में होता है। मनुष्य के नैतिक अनैतिक कार्यों का लेखा जोखा करने वाला एकमात्र शास्त्र समाजशास्त्र ही है, जो मनुष्य के प्रत्येक कार्य का लेखा जोखा रखता है। मनुष्य के जीवन के विकास का इतिहास हमें समाजशास्त्र द्वारा ही ज्ञात होता है। समाज से ही मनुष्य नैतिकता की शिक्षा ग्रहण करता है। अतः हम कह सकते हैं कि नीति शास्त्र अपने अध्ययन के लिए समाजशास्त्र पर निर्भर करता है, और दूसरी ओर समाजशास्त्र भी नीति शास्त्र पर निर्भर है। अगला है राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र, इन दोनों में क्या संबंध है? राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र, इनमें इतना घनिष्ठ संबंध है कि विचारकों में इस संबंध में दो अलग अलग मत है। कुछ विचारक जैसे हाब्स और बेन, इन दोनों लोगों ने नीति शास्त्र को राजनीति शास्त्र का एक अंग मान लिया है। इनके अनुसार राजनीति शास्त्र के नियम ही नैतिक नियम कहे जा सकते हैं। कुछ विचारक ऐसे भी हैं जैसे प्लेटो, हो गए, अरस्तु, स्पिनोजा और हेगल। इन विचारकों ने राजनीति को ही नीति शास्त्र की एक शाखा मान लिया है। यदि हम विचार पूर्वक देखें तो दोनों मत एकांगी हैं। इतना अवश्य है कि इन दोनों प्रकार के मतों से सिद्ध होता है कि इन दोनों विषयों में घनिष्ठ संबंध है, और यह संबंध निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। स्वरूप की दृष्टि से, स्वरूप की दृष्टि से क्या है?
स्वरूप की दृष्टि से राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र दोनों ही आदर्श मूलक विज्ञान हैं। दोनों ही समाज और व्यक्ति के शुभ को निर्धारित करते हैं। शुभ मतलब कल्याण। राजनीति शास्त्र वह शास्त्र है जो राज्य तथा शासन से संबंधित समस्याओं का विवेचन करता है, सरकार के संगठन, स्वरूप, कर्तव्य, अधिकार आदि से संबंधित समस्याओं पर विचार करता है। यह कानून का निर्माण करके समाज और व्यक्तियों के कार्यों पर नियंत्रण करता है। दूसरा है नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र का सहायक है। नीति शास्त्र राजनीति शास्त्र का सहायक। नीति शास्त्र राजनीति शास्त्र का सहायक है। नीति शास्त्र राजनीति शास्त्र को आधार प्रदान करता है। राजनीति शास्त्र द्वारा निर्मित कानून या विधान नैतिकता पर ही आधारित होते हैं। अनैतिक कानून समाज या किसी भी व्यक्ति के लिए लागू नहीं किए जा सकते। सरकार का संचालन करने वाला नैतिक होना चाहिए। अतः आधार रूप में हम ये कह सकते हैं कि नीति शास्त्र राजनीति शास्त्र की सहायता करता है। अगला है राजनीति शास्त्र नीति शास्त्र का सहायक। नीति शास्त्र का सहायक है। नीति शास्त्र का सहायक है। जिस प्रकार नीति शास्त्र राजनीति शास्त्र का सहायक है, उसी प्रकार राजनीतिक शास्त्र भी नीति शास्त्र का सहायक है। मनुष्य अकेले अपना अस्तित्व नहीं रख सकता। उसे समाज और राज्य की आवश्यकता होती है। वह समाज के साथ ही राज्य का भी सदस्य होता है। नैतिक जीवन राज्य में ही व्यतीत किया जा सकता है। राज्य ही मानव समाज में नैतिकता को संरक्षण प्रदान करता है। समाज के अभाव में नैतिकता के विकास के लिए कोई अवसर नहीं मिलता। स्वतंत्रता, सुरक्षा, कर्तव्य, अधिकार आदि नैतिक जीवन के ऐसे पक्ष हैं जिनका सीधे राज्य से संबंध होता है। नैतिक जीवन के इन तत्वों को राज्य ही संरक्षण देता है। कानून और नियम इनकी तो केवल रक्षा करते हैं। तभी मनुष्य का नैतिक जीवन संभव हो पाता है। अतः राजनीतिक जीवन नैतिक जीवन से अलग नहीं किया जा सकता और नैतिक जीवन को राजनीतिक जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और दोनों का अंतिम एक ही उद्देश्य होता है, मानव कल्याण। पांचवा है कानून और नैतिकता। कानून और नैतिकता में क्या संबंध है? प्राचीन समय से कानून और नैतिकता में संबंध देखा जा सकता है। हमारे देश में धर्म शब्द कानून और नैतिकता दोनों के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। प्राचीन यूनानी विचारधारा में प्लेटो और अरस्तु के विचार कानून और नैतिकता के संबंध में मिलते हैं, जिनके अनुसार राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के जीवन को नैतिक बनाने के लिए है। कानून और नैतिकता का संबंध निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है।
नैतिकता कानून का स्रोत है। नैतिकता कानून का स्रोत है। समाज में प्रचलित नैतिक विचार ही जब अस्थायी रूप धारण कर लेते हैं तब बाद में वही कानून बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि नैतिकता ही कानून का स्रोत है। अगला है कानून के द्वारा नैतिकता का परिमार्जन। कानून के द्वारा नैतिकता का परिमार्जन। कानून नैतिकता के परिमार्जन में सहायक होता है। देश में प्रचलित रीति रिवाज जो नैतिकता का रूप धारण कर लेते हैं उनके परिमार्जन और सुधार में कानून का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कानून से नैतिकता को बल मिलता है। अगला है कानून और नैतिकता एक दूसरे के सहायक। कानून और नैतिकता एक दूसरे के सहायक हैं। नैतिकता कानून के पालन हेतु अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। बारकर ने ठीक ही कहा है। बारकर ने कहा है कानून नैतिकता की रक्षा के लिए एक चहरदीवारी है। क्या कहा है? कानून नैतिकता की रक्षा के लिए एक चहरदीवारी है। कानून और नैतिकता में इतना घनिष्ठ संबंध है कि कभी-कभी इन दोनों के बीच विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती। अगला है धर्म एवं नीति शास्त्र में संबंध। छठवां है धर्म एवं नीति शास्त्र में संबंध। नीति शास्त्र का धर्म से निकटतम संबंध है। सामान्य रूप से यही स्वीकार किया जाता है कि नैतिक व्यक्ति अवश्य ही धार्मिक होगा और जो व्यक्ति धार्मिक होगा उसमें नैतिक विचार अवश्य ही होंगे। इन दोनों का संबंध मनुष्य के संपूर्ण जीवन से होता है। यदि हम इतिहास को देखें तो हमें यह दृष्टिगत होता है कि धर्म और नैतिकता का अभियोज्य संबंध है, अविभाज्य संबंध है। प्रारंभ में नैतिकता और धर्म को अलग नहीं समझा जाता था। इन दोनों विषयों का संबंध निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। नैतिक सिद्धांत धर्म के सिद्धांत हैं। पहला क्या है? नैतिक सिद्धांत धर्म के सिद्धांत हैं। धर्म के ही सिद्धांत हैं। नीति शास्त्र में ईश्वर की सत्ता, आत्मा की अमरता और इच्छा स्वातंत्र्य ये सिद्धांत दिए गए हैं। धर्म इन मान्यताओं पर ही आधारित है।
नीति शास्त्र यह मानता है कि नैतिक आदर्श ईश्वर में निहित सत्य के रूप में है। ईश्वर सर्वोच्च मूल्य है, इसकी प्राप्ति ही नीति शास्त्र का परम लक्ष्य है। अगला है आत्मा की अमरता। आत्मा की अमरता। नीति शास्त्र धर्म की तरह आत्मा की अमरता में भी विश्वास रखता है। वर्तमान सीमित जीवन में चूंकि नैतिक आदर्शों की पूर्ण रूप से प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए असीम जीवन की आवश्यकता होती है। नैतिक जीवन ही असीम जीवन की अमरता को सिद्ध करता है। यही आत्मा की अमरता को भी सिद्ध करता है। साथ ही साथ आत्मा की अमरता से नैतिक आदर्शों की पूर्ति का भी आश्वासन मिलता है। धर्म में आत्मा की अमरता और ईश्वर का अस्तित्व, यही दो मौलिक विषय ही हैं। अगला है धर्म नीति का पूर्वगामी है। जो धर्म है, धर्म नीति का पूर्वगामी है। पूर्वगामी। कुछ लोग तो नीति का पूर्वगामी बताकर धर्म तथा नीति का संबंध स्थापित करते हैं। डेकार्ट, लॉक तथा बैले आदि विचारकों का मत है कि धर्म नीति की जड़ है। नीति का उद्भव एवं उत्थान धर्म से होता है। ईश्वर द्वारा नियत कर्म सत है। ईश्वर द्वारा निषिद्ध कर्म असत कहा जाता है। ईश्वरीय नियम ही नैतिकता के मापदंड स्वरूप हैं। अगला है नीति धर्म का पूर्वगामी। नीति धर्म का पूर्वगामी है। कुछ ऐसे विचारक भी हैं जो नीति को धर्म का पूर्वगामी बताकर दोनों में संबंध स्थापित करते हैं। इस मत के समर्थक कांट और मार्टिन्यू हैं। मार्टिन्यू हैं। कांट का विचार है कि नीति में ही हमें धर्म मिलता है। जो नीति है वही हमको धर्म में खींच कर ले जाती है। और मार्टिन्यू क्या कहते हैं? मार्टिन्यू कहते हैं कि नैतिक बाध्यता के आधार पर मनुष्य समाज या राज्य के नैतिक बंधनों में नहीं बंधता है। ये मनुष्य को समाज या राज्य के नैतिक बंधन में नहीं बांधते हैं। वह ईश्वर ही है जो नैतिक बाध्यता का कारण होता है। और हाफडिंग भी धर्म का आधार नैतिक मूल्यों को ही मानते हैं। हाफडिंग भी धर्म का आधार नैतिक मूल्यों को ही मानते हैं। सारांश रूप में हम यह कह सकते हैं कि नैतिकता को धर्म का आवश्यक अंग कहा जा सकता है और नैतिकता एवं धर्म सदैव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सदैव एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं।
धन्यवाद।